हेलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सुन पा रहे हो तुम लोग मेरे को? एकदम बढ़िया तरीके से। चलो बढ़िया फिर तो। गजब। तो कैसा हुआ तुम लोगों का पेपर? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या हाल चाल है तुम लोगों का? बढ़िया। पेपर कैसा हुआ? एकदम सही। अभी तुम्हारी क्लास का टाइम जो है ना, एक यही रहेगा, 6:30। बढ़िया से सही हुआ, घना ही है बढ़िया से। हाँ, अब मैं इतने इस समय जस्ट ऑफिस से पहुंचता हूँ। तो यही आप लोगों का टाइम रहेगा। दिन में और अध्यापक आपकी क्लास से ले ही रही हैं। 2-4 दिन पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट की है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर जो है वो एक बार देख लेना, ताकि तुम लोगों को जो हुआ है उनके लिए भी ठीक है, जो आने वाले सब्जेक्ट होने वाले हैं उसके लिए भी मेंटली तैयार हो जाओ। सर, बिना सीईटी के कोर्स के बूस्टर ने 100 क्वेश्चन सही करवा दिया, तो सीईटी का तो कोई अलग से कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी ना। आरएस वालों के लिए तो वैसे ही बहुत है, इतना ही। बहुत है मदन जी, बहुत है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब एकदम फ्री हो तुम लोग? अब पढ़े आराम से, अच्छे तरीके से कवर करें। चलो ठीक है, स्टार्ट। चलो, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। अब देखो यार, क्लास तो दोनों ही चल रही है। सर की क्लास अब सुबह होगी, मेरी शाम को होगी। आज आज दोनों की चल रही है, कोई बात नहीं। दोनों क्लास साथ में चल रही हैं तो कोई बात नहीं। तो सर भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, दोनों जगह पढ़ लो, क्या ही दिक्कत है। हाँ, सर उस स्टूडियो से पढ़ा रहे हैं, मैं इधर थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। तो दो क्लास साथ के आने वाले टाइम में, साथ साथ क्लासें भी साथ चलेंगी, उसमें क्या ही दिक्कत है। तो देखो बात ऐसी है, आप लोगों ने जो है वो सर ने बंद कर दी। हाँ बस ठीक, कोई बात नहीं। आज आज की बात है। कल से सर की क्लास जो है वो, परसों से सर की क्लास जो है वो बाद में सुबह लगा देंगे। 2-3 तारीख को छुट्टी आ रही है, उस दिन सर की क्लास ज़्यादा लगा देंगे आपके। अब बात ऐसी है कि पेपर तुम दे ही आए हो, पिछले 1 महीने में पढ़ा तो खूब तुम लोगों ने, हैं? खूब पढ़ाना, सच सच बताओ। इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन मिल गई है पॉलिटी की, तो वो भी बच्चे जो है वो डाउनलोड कर लो। खूब पढ़ा तुम लोगों ने। हाँ, 7-8 तारीख से मैथ स्टार्ट करवाएंगे। तो अब जो है वो अपना टारगेट पहला ये है, हम जो है वो टारगेट के पीछे हैं थोड़ा सा। तो पहला टारगेट ये है कि अभी जो सेक्शंस चल रहे हैं ना वो तुम्हारे कंप्लीट हो जाएं। जैसे एक राजस्थान पॉलिटी वाला सेक्शन जो है ना, ये कंप्लीट हो जाए, और उसके साथ साथ एक सेक्शन आपका जो ज्योग्राफी का चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए। हिस्ट्री का जो सेक्शन चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए। और उसके साथ साथ दोस्तों आपका जो है वो बायो का जो सेक्शन चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए। अभी केवल इस पे प्रयास है। क्या 5 दिन इस पे प्रयास कर लें? हाँ देखो, फिर भी 1% भी मैंने जल्दी नहीं की, जितना डिटेल में हो सका उतना पढ़ाया तुम लोगों को। लेकिन फिर एक बात बता रहे हो मधान है, कि जो है वो आज शाम वाली क्लास में आ जाना। अभी मैंने 2013 का पेपर देखा ना, 2013 का। तो मुझे मतलब ऐसे लगा कि उस समय वो पेपर लीक हुआ था 2013 के अंदर। तो इतना टफ पेपर था कि लीक होने के बाद में भी मेरे को लग रहा है समझ में नहीं आया होगा। इतना खतरनाक पेपर था उस समय का पेपर। ठीक है, तो स्पीड अप ठीक ठाक रखेंगे, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। बस तुम लोग जो है रेगुलरिटी रखना, बढ़िया तरीके से पढ़ना। और जो है ना, फिर बाद में आपके 4 नए सब्जेक्ट चालू कर लेंगे। पहले इन 4 को थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं, पहले इन 4 को जो है कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना? चलो फिर बात करते हैं। हाँ, अब बात करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं। आज हम लोग जो हाईकोर्ट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हाईकोर्ट अगर आज और कल में आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो फिर अगला टॉपिक केवल एक ही बचता है, सबसे बड़ा टॉपिक राजस्थान पॉलिटी में। वो आपका विधानसभा, विधान परिषद, सीएम और दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो 7 आपके लगभग जो है उसकी 7 से 8 क्लासें होनी है, वो अपन लोग कर लेंगे। सबसे पहले अपन लोग जो है वो हाईकोर्ट के बारे में बात करेंगे। तैयार हो सब लोग? चलें? हाँ, तो प्रिंट निकालता निकालता होगा इम कोई इलाज कौन भाई साहब। ई कंटेंट मिल रहा है हर जगह, किताब थन बताई दिए, किताब 80 जना 80, तब तक हम आपको की कंटेंट दे रहे हैं। आप प्रिंट निकालो, उसको रंगीन निकालो, वो निकालो, वो आपका है। ये एकदम मतलब 15,000 में एकदम ही वो मारवाड़ी में कहीं कहीं करो यहाँ।
थोड़ा तो शर्म लिहाज रखो। यहाँ संस्था बढ़िया तरीका से काम कर रही है, फुल बढ़िया पढ़ा रही है। आने वाले टाइम तो थे देखा, मतलब जो आपको एमसीक्यू और कवर करवाए जाएंगे, हर टॉपिक इतने बढ़िया टेस्ट दिए जा रहे हैं, एकदम मतलब शर्म ही गिर दी है। हाँ, तो बुक आने के बाद भी पीडीएफ मिलती रहेंगी, बुक आएंगी तब आएंगी, बुक में टाइम लग रहा है तो टाइम लग रहा है। हम जो है गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं कर सकते। पूरे 30 जने काम कर रहे हैं तो भी मेरा मन नहीं कर रहा है कि अभी एक बार जो टाइम लगेगा तो लगेगा। अब बात करते हैं हाईकोर्ट के बारे में, थोड़ी सी जो है वो चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। टेस्ट में तो मजा आ गया, चलो बात करते हैं। तो हाईकोर्ट के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, पहली बात तो ये देखो, हाईकोर्ट के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों को केवल और केवल जो है वो ये नहीं सोचना चाहिए कि यहां अपने राजस्थान हाईकोर्ट के क्वेश्चन आते हैं ना। आप लोगों को प्रॉपर ये ध्यान देना चाहिए कि हाईकोर्ट से जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो हाईकोर्ट के संवैधानिक प्रावधान जितने भी हैं, हाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितने भी हैं, वो दोस्तों आपके जो है वो ज्यादा आते हैं। या फिर दोस्तों आप लोग जो है वो हाईकोर्ट की जो पावर्स है ना, वहां से क्वेश्चन, हाईकोर्ट की जो शक्तियां हैं वहां से दोस्तों जो है क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। या अगर आप संवैधानिक प्रावधान और शक्तियों को अगर साथ भी ले लें तो दोस्तों जो है वो अगला मामला जो है वो आपका आता है राजस्थान हाईकोर्ट और उसकी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आता है। राजस्थान हाईकोर्ट एंड उसकी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आता है। और फिर अगर कोई मतलब आप लोगों के लिए बाउंसर है तो वो दोस्तों जो है वो मान लेना आपका अधीनस्थ कोर्ट है, वो आपका क्या है, अधीनस्थ कोर्ट है। 3 दिन पढ़ना पड़ेगा तब जाके टॉपिक पूरा होगा, लेकिन बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। और मैं आपको एकदम कंप्लीट इंडिया पॉलिटिक्स से जो इंटरलिंक करके पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि केवल सरसरी नजर से आप जो है वो पढ़ लो, उससे काम जो है वो चलेगा नहीं। तो एकदम तैयार हो, बस 40 मिनट तक जो है वो अब जो है वो इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, बढ़िया तरीके से जो है वो टॉपिक को कवर करो। और शाम को फिर अपन लोग जो है वो बात करेंगे किस चीज के ऊपर, शाम को अपन लोग जो है वो बात करेंगे दोस्तों आपके यहां पर, एक सेकंड, शाम को आपके इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। शाम अपन जो है वो ठीक है। तो चलो फिर प्रारंभ करते हैं। तो अपन जो है वो दोस्तों संवैधानिक प्रावधानों में हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों जो है वो राजस्थान, आप इंडिया के अंदर अगर आपकी जुडिशरी देखेंगे तो एकल न्यायिक व्यवस्था है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके जो है वो एक एकल न्यायिक जो है वो व्यवस्था है, आप इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। और अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, सबसे ऊपर आपका क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। उसके बाद में दोस्तों आपका हाई कोर्ट होता है। उसके बाद में दोस्तों आपके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, उसके बाद में आपके क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। उसके बाद में क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। हम जब आगे चले उससे पहले एक चीज समझ में आ जानी चाहिए, और वो बेसिक चीज ये है कि दोस्तों जो है वो दीवानी मामले क्या होते हैं, सिविल केस क्या होते हैं, और दोस्तों आपके जो है वो फौजदारी मामले क्या होते हैं, क्रिमिनल केस क्या होते हैं, फौजदारी मामले क्या होते हैं और दीवानी मामले। याद रखें, तो आपका सिविल केस क्या है और दोस्तों आपके जो है वो फौजदारी केस क्या है, मतलब क्रिमिनल केस जो है वो किन्हें माना जाता है। बेसिक, मैं लॉ में नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें कोई वकालत नहीं करवा रहा, लेकिन बार बार ये शब्द आएंगे तो इन शब्दों को समझना जरूरी है। दीवानी मामलों से संबंधित मामला क्या है, व्यक्ति बनाम व्यक्ति अगर कोई वाद हो, व्यक्ति बनाम व्यक्ति अगर कोई वाद हो, मतलब व्यक्ति व्यक्ति के बीच का कोई वाद हो और जिसका समाज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़े। अगर मैं आप लोगों को कंप्लीट समझाऊं तो जिसका समाज पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल है आपके जो है वो किराएदार और मकान मालिक के बीच बात है, किराएदार है और किराएदार और मकान मालिक के बीच जो है वो कोई मामला है, और दोस्तों इस कंडीशन के अंदर जो है ये मामला आपका सिविल मामला है, ये मामला आपका क्या है, सिविल केस है। लेकिन हम आप जो है फौजदारी केस किसको कहते हो, व्यक्ति बनाम समाज। अगर किसी मामले का इंपैक्ट अगर समाज पे पड़े, मतलब मामला किराएदार और मकान मालिक का था तो सिविल था कि भाई किरायो कौन दियो कौन दियो, ज्यादा ले लियो कम ले लियो, डिपॉजिट खा गयो, एडवांस पेमेंट पाचो कौन दियो, और मामलों के सिविल केस है। लेकिन दोनों अगर लट बजा ले तो ये कोई इंपैक्ट समाज पर पड़े, ये कोई इंपैक्ट समाज पर पड़े। तो इनका मामला जो है वो दोस्तों जो है वो सिविल केस ये जब तक है जब तक ये पैसे से संबंधित मामला है, कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित मामला है, संविदा से संबंधित मामला है। लेकिन अगर ये दोनों लट बजा ले तो केस क्या बन जाए भाई,
और दोस्तों यार, एकल न्यायिक व्यवस्था का मतलब कोई केंद्र के अलग न्यायालय नहीं है, राज्य के अलग नहीं है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, फिर आपका हाई कोर्ट होता है, और उसके बाद में दोस्तों आपके सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। उसके बाद में आपके जो है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है। अब जैसे सिविल केस में मान लो पति पत्नी के बीच का वाद है, पति पत्नी के बीच का वाद है, तो बीच में तो जड़ा ही नहीं चाहिए इन मामलों में। तो पति पत्नी का मामला है, तो ये अगर जो है वो दोस्तों जो है वो विवाह से संबंधित मामला हो, चाहे दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो तलाक से संबंधित मामला हो, तब तक क्या सिविल केस है, तब तक क्या है दोस्तों आपका सिविल केस है। लेकिन यहां पर अगर मारपीट हो जाए तो वो क्या क्रिमिनल केस है, फिर बाद में वो क्या क्रिमिनल केस है। जायज बात है। आपके जो है वो याद रखें, संपत्ति से संबंधित मामला है, कोई भूमि का विभाजन की बात आ गई, हाँ, दो भाइयों के अंदर कौन सी जमीन कौन रखेगा, तो ये किस में जाएगा, रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा, सिविल केस है ये। लेकिन अगर वो दोनों जो है वो खेत में लड़ ले, लट बजा ले, तो फिर बाद में क्या होगा, वो रेवेन्यू कोर्ट तो चलता रहेगा, रेवेन्यू का मामला तो चलता रहेगा, वो विवाद तो चलता रहेगा, लेकिन एक अलग केस और खुल जाता है, और वो आपका क्या होगा, क्रिमिनल केस और खुल गया। तो आपको बेसिक क्या समझना है, वे मामले जो व्यक्ति बनाम व्यक्ति हैं, और जो दोस्तों जो है वो आपके विवाह से, उत्तराधिकारी से संबंधित मामले हो गए, किराएदार मकान मालिक के बीच का मामला हो गया, कर्मचारी कंपनी के बीच के मामले हो गए, ये मामले आपके सिविल केस कहलाते हैं। और ये केस जो है वो दोस्तों आपके जो है फौजदारी क्रिमिनल केस, जिससे समाज पे इंपैक्ट पड़ता हो, तो दोस्तों याद रहना चाहिए आप लोग, बस इतना हाँ हाँ, अब ज्यादा मतलब नहीं जाना, पर बेसिक इतना समझ में आया पहली बार कि सिविल केस क्या होते हैं और क्रिमिनल केस क्या होते हैं। आपको अलग अलग इनके टाइप पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिफाइन करने का एक ही तरीका है कि जो मामले व्यक्ति बनाम व्यक्ति हैं तब तक वो सिविल है, अगर समाज पे इंपैक्ट पड़ रहा है तो वो फौजदारी है। गुरु जी और एग्जाम्पल दो, पति पत्नी के बीच मामला है तो जोर जोर लड़ाई, मोहल्ला में परेशान है, जनाबाद में वो फौजदारी भाई। ठीक है, तो आगे चलें और अब बात करते हैं दोस्तों आपके जो है वो हाई कोर्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। भारत में सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश सरकार हाई कोर्ट एक्ट लेकर आई थी। अगला आपसे और कुछ पूछे नहीं पूछे, ये पूछ ले कि भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट एक्ट कब आया था, तो पहला प्रश्न तो यहीं से ही सही हो जाए, पहला प्रश्न तो आपका यहीं से ही सही हो जाए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वप्रथम है हाई कोर्ट एक्ट जो था वो कब लाया गया दोस्तों, तो याद रखें आपके यहाँ पे कब लाया गया, 1861 में लाया गया। और उसके तहत 1862 के अंदर दोस्तों जो है वो याद रखें आपके 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी, कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट। उनके 3 ही, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, 3 ही उनके प्रांत थे, और हर प्रांत के अंदर उन्होंने अपना अपना जो है वो दोस्तों जो हाई कोर्ट खोला। तो अब यहां यह क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहला हाई कोर्ट कौन सा था। इन 3 में भी पहला जो खुला था वो कलकत्ता था। इन 3 में भी जो पहला खुला वो कौन सा था दोस्तों, आपका कलकत्ता था। इन 3 में भी जो पहला खुला वो कौन सा था, कलकत्ता था। इन 3 में भी जो पहला खुला वो कौन सा था, कलकत्ता था। अब जनरली पहला प्रश्न यहीं से ही आता है कि स्टार्टिंग में जो 3 कोर्ट की स्थापना हुई थी वो कोर्ट कौन सा है, वो कोर्ट है को इनमें 3 में से कौन सा नहीं है। जनरली प्रश्न यही आता है कि 1862 के अंदर भारत के अंदर जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर 3 हाई कोर्ट की स्थापना होती है, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना होती है, और एक आपके जो है वो दोस्तों बॉम्बे मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना होती है, और एक दोस्तों आपके मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना होती है। और ऑप्शन में मिलता है इलाहाबाद। ऑप्शन में क्या मिलता है, इलाहाबाद। और यह आपको टिक करना है कि भाई इलाहाबाद 1862 में नहीं था। हाँ, तो क्या याद रहेगा, 1862 के अंदर कलकत्ता, बंबई और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना होती है। और दोस्तों आपका कलकत्ता हाईकोर्ट सबसे पुराना हाईकोर्ट है, या दोस्तों सबसे पहला हाईकोर्ट है। 1866 में हम जाके इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करते हैं, जो कि आज सबसे बड़ा हाईकोर्ट है। आज सबसे बड़ा हाईकोर्ट अगर आप पूछ ले कार्य क्षेत्र के हिसाब से अगर देख ले, ठीक है, तो भाई यूपी सबसे बड़ा है, तो फिर बाद में आपका जो है वो क्या, इलाहाबाद हाईकोर्ट जो सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, याद रह जाएगा। लेकिन एक्ट के बारे में पूछ ले तो बता दोगे ना कि हाईकोर्ट एक्ट कब आया था। हाईकोर्ट जो है वो दोस्तों याद रखें एक्ट कब आया था, हाईकोर्ट जो है वो दोस्तों आपका जो है याद रखें हाईकोर्ट एक्ट कब आया था, ये बताओ मेरे को। 1861। एकदम बेसिक से चल रहा हूँ, नहीं अत्यारण जनता हाईकोर्ट पढ़ा रुड़ जाए। और मैं ये इसलिए चल रहा हूँ कि आज तुम लोग जाके एक बार पिछले 6 पेपर देख लेना, पिछले 6 पेपर देख लेना। आरएस अगर किसी को सामान्य सी चीज लगती है तो इतनी सामान्य चीज नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तब जाके प्रश्न सही होते हैं।
आज तुम्हारा 8 बजे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पिछले सालों में कितने प्रश्न पूछे हुए। अब तो पेपर थोड़ा धीरे धीरे मॉडरेट हो गया। ये पहले कट ऑफ जो है वो 60, 62, 68 क्यों जाती थी, मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा आज। तो वैसे प्रश्न अगर वापस पूछ लिए ना तो गला सूख जाएगा फालतू के अंदर, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब यही तो कारण है। अब कोई कहता है कि सर जो है वो नोट्स निकाल दो जल्दी से। अरे भाई नोट्स निकाल तो देवें, निकाल दिए एक बार। जनता का सर हर कोई तो ना जल्दी से निकाल देते हैं नोट्स, हमारे बस की बात नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो हमें लगता है कि जो लोगों ने निकाल दिए उनमें से प्रश्न नहीं निकलते, तभी फिर हर बार है ना, हर बार जो एक दो कोचिंग की आलोचना होती है कि इनके नोट से प्रश्न नहीं आते, वो यही कारण है। बस सिंपल सा कारण ही है। पिछली बार के हमारे नोट्स बेस्ट थे उस समय, लेकिन अब मुझे लगता है कि और सुधार करना चाहिए, तो और कर रहे हैं सुधार। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे आजादी के समय दोस्तों आपके यहाँ पर कितने जो है वो 11 प्रांत थे और सब के सब में हाई कोर्ट थे। तो आजादी के समय 11 हाई कोर्ट थे, आज 25 हाई कोर्ट है। लेटेस्ट आपका जो है अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश में 1 जनवरी 2019 को बना। क्या याद रखना है दोस्तों? हाँ, लेटेस्ट हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश। अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश, गठन 1 जनवरी 2019, 25वां उच्च न्यायालय। दोस्तों जो आपका कहां बना? 25वां उच्च न्यायालय, याद रह जाएगा। तो वर्तमान में दोस्तों आपके 25 हाई कोर्ट हैं और लेटेस्ट हाई कोर्ट कौन सा? अमरावती। लिखो एक बार, 25वां हाई कोर्ट अमरावती आंध्र प्रदेश, अमरावती आंध्र प्रदेश। इसकी डेट पूछ सकता अगला 1 जनवरी 2019 का। सर इस एक पेज से आरएस वाले क्या क्वेश्चन बना सकते हैं? इस एक पेज से आरएस वाले आप लोगों को इतना परेशान कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट आपको देंगे कि जो है, पहला स्टेटमेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। निम्न में से असत्य कथन की पहचान करें। और दोस्तों आपको पहले पूछेंगे भारत में हाई कोर्ट एक्ट 1861 में लाया गया था, कहो तो याद है। दूसरी बात है आपके 1861 में लाया गया था। 1862 में 3 हाई कोर्ट, कलकत्ता, बॉम्बे और दोस्तों मद्रास हाई कोर्ट की जो है वो स्थापना की गई थी। ठीक है। आजादी के समय जो है वो दोस्तों जो है भारत के अंदर जो है वो 20 हाई कोर्ट थे। वर्तमान में भारत में जो है वो 25 हाई कोर्ट है, या नवीनतम हाई कोर्ट। नवीनतम हाई कोर्ट जो है वो आपके आंध्र प्रदेश अमरावती हाई कोर्ट है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2020 को की गई। अब दोस्तों आप बताएं क्या कथन 1 सही है या 2? क्या 1, 2, 3 सही है? क्या 1, 2, 3, 4 सही है? क्या 3, 4 सही है? इतना पढ़ोगे ना तब 1% सही होगा। हाँ, सर 1, 2, 4 गलत। अब देखो तुम्हारे सामने बैठे बैठे तुमने गलत कर दिया। सामने बैठे बैठे 1 जनवरी 2019 याद करवा के गया हूं। केवल 2 ही बात सही है, ये और ये। आपका आजादी के समय 11 हाई कोर्ट थे, ये हाँ लेटेस्ट है, लेकिन ये 1 जनवरी 2019 को, इतना ही तो खेलेगा वो आपके साथ। थोड़ा गुस्सा दिमाग में कि हमें ऐसे पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हमें क्या है जो है वो ऐसे पढ़ना पड़ेगा। हमें जो क्या करना पड़ेगा? ऐसे पढ़ना पड़ेगा। चलें क्या? श्योर? पक्की बात? तो चलो फिर बाद में आगे चलते हैं। अब हाई कोर्ट जो है वो दोस्तों संविधान के भाग 6 में है, और दोस्तों संविधान के भाग 6 के अध्याय 5 में है, और आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक जो है वो हाई कोर्ट के बारे में उल्लेख है। अपन जो पढ़ेंगे 231 तक बात करेंगे अपन, बाद में तो आपके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट आ जाते हैं, हाँ, इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, सारे आर्टिकल्स को जो है वो पढ़ेंगे। क्या याद रखें दोस्तों? हाँ, भारतीय संविधान के भाग 6 अध्याय 5 में आर्टिकल 214 से 231 तक हाई कोर्ट है। ये हम जो है वो सारी चीज पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे। अब आपको जो है वो भाग 6 का अध्याय जो है वो 5 भी जो है वो पता होना चाहिए। ये सारे आर्टिकल पहले याद कराऊं या एक एक याद करवा के लास्ट में समटवा दूं सब? तो लास्ट में याद करेंगे। अभी हम लोग जो इंटरेस्ट लेके बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, इन आर्टिकल्स के ऊपर नहीं जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 214 के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, और इससे आप लोगों को जो है वो थोड़ा आपके क्वेश्चन जो है वो दोस्तों याद रख लेना। हाँ, इससे जो है वो आपके प्रश्न जो है वो संभावनाएं ज़्यादा जो है वो रहेंगी सही होने की। पहले ये प्रावधान था कि
प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। अब भाई साहब उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्यों को नहीं संभाल सकता क्या? एक हाई कोर्ट जो है वो एक से ज्यादा राज्यों को नहीं संभाल सकता क्या? मान लो कि देखो इन्होंने क्या लिखा, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये दो आर्टिकल 214 में लिखा हुआ था। लेकिन अब हम लोगों को जो है वो दोस्तों जो है वो क्या करना था, कुछ लोग ज्यादा जिम्मेदारी भी देनी थी, एक से अधिक राज्यों की जिम्मेदारी भी देनी थी। तो 7वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि दोस्तों एक हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भी जो है वो हो सकता है। एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भी हो सकता है, एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भी हो सकता है, एक से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भी जो है वो दोस्तों जो है हो सकता है। अब हम लोग आज चर्चा करेंगे, यहां से बड़े ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं और फिर गलत हो जाते हैं। हाँ वही राज्यपाल वाली सी बात। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 क्या कहता है, एक हाई कोर्ट जो है वो एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ज्यादा उसका अधिकार क्षेत्र हो सकता है। क्या कर सकता है, अधिकार क्षेत्र हो सकता है, याद रह जाएगा। तो जैसे आज आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है, उसमें महाराष्ट्र भी है, गोवा भी है, दादर नगर एवं दमन दीव भी है। बताओ, 3 हो गए ना, दादर और दमन दीव तो दोनों एक ही हो गए। हाँ, और एक गोवा भी है, एक महाराष्ट्र भी है। तो इन तीनों को याद करो भाई। बॉम्बे हाई कोर्ट में याद रखे महाराष्ट्र तो है ही, महाराष्ट्र के साथ साथ आपका गोवा और यहीं आपका दादर नागर और जो है वो दमन दीव, याद रखें। सर जोधपुर में तेज बारिश हो रही है और घर बैठे हम क्लास के मजे ले रहे हैं, बढ़िया बात है। तुम तो इधर ध्यान दो एक बार। हाँ एकदम, यही तो ऑनलाइन के आनंद है। क्या याद रखना है तुम लोगों को कि याद रखना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसके अंदर आपका जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इस बॉम्बे हाई कोर्ट के कार्य क्षेत्र में क्या क्या आता है। इस बॉम्बे हाई कोर्ट के कार्य क्षेत्र में महाराष्ट्र खुद तो आता ही है, गोवा नियर बाई है, गोवा भी इसी में आता है, और दादर नागर एंड दमन दीव भी जो इसी में आते हैं, जो कि आजकल एक ही हैं, अलग अलग नहीं है, आजकल एक ही हैं। बताओ किस किस को क्लियर का सर, एक तो याद रह जाएगा। उसके बाद में कलकत्ता हाई कोर्ट में वेस्ट बंगाल के साथ साथ दोस्तों जो है वो अंडमान निकोबार भी आता है। कलकत्ता हाई कोर्ट में वेस्ट बंगाल के साथ साथ अंडमान निकोबार भी आता है, क्योंकि इधर की साइड आपका कलकत्ता था, तो कलकत्ता आपका इधर की साइड है, तो कलकत्ता के साथ में इन्होंने क्या डाल दिया, कलकत्ता के अंदर जो है वो वेस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल के साथ अंडमान निकोबार को। हाँ सर याद हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आप लोगों को क्या याद रखना होगा, उसके बाद में दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट, क्योंकि सबसे पहले इन 3 की बात कर लें। मद्रास हाईकोर्ट के अंदर तमिलनाडु के साथ साथ पुदुचेरी भी है, तमिलनाडु के साथ साथ पुदुचेरी भी है। पहले इन 3 के पुराने वालों की बात कर लेते हैं, क्योंकि यही तो थे, पहला दूसरा तीसरा यही तो थे। तो कलकत्ता हाईकोर्ट का कार्य क्षेत्र वेस्ट बंगाल में होने के साथ साथ अंडमान निकोबार में भी है, मद्रास का तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी है, और दोस्तों बॉम्बे हाईकोर्ट का जो है वो गोवा, दादर नागर दमन दीव और महाराष्ट्र में भी है। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। कहो सर ये याद कर लेंगे, फिर एक केरला बचा, तो केरला की साइड में क्या टच होता है, लक्षद्वीप। तो दोस्तों जो है वो केरल हाईकोर्ट जो है उसके अंदर केरल के साथ साथ एक और ऐड है, और एक लक्षद्वीप भी ऐड है। क्या ऐड है भाई, लक्षद्वीप भी ऐड है। क्या है, केरल के साथ लक्षद्वीप भी ऐड है। तो पहले तो इन 4 को याद करो कि बॉम्बे हाईकोर्ट के कार्य क्षेत्र में गोवा भी आता है, दमन दीव और दादर नागर भी आता है, और महाराष्ट्र भी आता है। तो 3 आ गए। कलकत्ता हाईकोर्ट जो है उसके अंडर में जो वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार आ गया, केरल के पास केरल के साथ साथ लक्षद्वीप आ गया, और मद्रास में तमिलनाडु के साथ पुदुचेरी आ गया। ये 4 याद रह जाएगा। हाँ ओए अभी सब एम डट जाए भाई, सब बात बता दो, मैं कोई जल्दीबाजी को मेरे भी। के अलावा गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है वो दोस्तों याद रखें, गुवाहाटी हाईकोर्ट असम के साथ साथ, गुवाहाटी हाईकोर्ट यहाँ 4 राज्य आ जाएंगे भाई साहब, याद रख लेना। गुवाहाटी हाईकोर्ट आप लोगों को पता है असम के साथ साथ नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी है। ये बताओ अब दोस्तों सबसे ज्यादा राज्यों वाला हाईकोर्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा राज्य। कि भाई तुम लोगों ने पढ़ा बॉम्बे, तो बॉम्बे में तो महाराष्ट्र एक और गोवा, फिर तो दादर नागर दमन दीव तो आपकी यूटी होगी हैं। उसके बाद में तुमने पढ़ा जो है वो केरल, केरल में तो एक ही हुआ लक्षद्वीप। उसके बाद में मद्रास, तो मद्रास में तो तमिलनाडु और एक ही हुआ आपकी यूटी है वो तो पुदुचेरी।
हाँ, कलकत्ता, कलकत्ता से अंडमान निकोबार। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश जो है वो दोस्तों आते हैं। और इसको याद कर लेना, वो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि नागालैंड हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में निम्न में से कौन सा राज्य नहीं आता। यही प्रश्न बनता है यहां पे से कि नागालैंड, हाँ दोस्तों, आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उसके कार्य क्षेत्र में निम्न में से कौन सा राज्य नहीं आता। तो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, याद रखना है। सिक्किम का अपना हाई कोर्ट है, हाँ, उसके अलावा मेघालय का अपना हाई कोर्ट है, उनका सबका अपना अपना हाई कोर्ट है। आप लोग जो इनको याद रख लो। तो इन चार को कौन कौन याद रख लेना, ओके बात। तो सर्वाधिक राज्यों का कार्यक्षेत्र जो है वो अगर आप देखें गुवाहाटी हाईकोर्ट। चंडीगढ़ के अंदर पंजाब और हरियाणा दो तो दोस्तों आपके स्टेट आते हैं, और एक दोस्तों आपका चंडीगढ़ जो है वो खुद आता है। चंडीगढ़ एक यूटी है। जम्मू कश्मीर अगर आप लोग देखें तो दोस्तों उसमें जे.एंड.के एक यूटी आती है, लद्दाख एक यूटी आती है। तो राज्य आज के दिन 7 ऐसे हाईकोर्ट हैं, आज के दिन अपने पास है 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं। आज के दिन अपने पास है 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनका कार्य क्षेत्र अपने से ज्यादा है। अपने जो है वो खुद के स्टेट के अलावा दूसरी जगह भी है। मणिपुर से गलत करवा सकता है ना, मेघालय से गलत करवा सकता है, सिक्किम से करवा सकता है। हाँ, गुवाहाटी, असम, बताओ। अगर कल को अगर गलत करवाना चाहे तो देखो, मणिपुर का खुद का अपना, हाँ, उसके साथ साथ मेघालय का अपना, सिक्किम का अपना हाई कोर्ट है। तो उन तीनों से आपको प्रश्न गलत नहीं करना है। इतने बेसिक से चल लेना, जल्दी तो नहीं हो मैं। हाँ, जल्दी में जनता घनी थी सीटी वाले टाइम, लेकिन मैंने जो है वो अलग से पढ़ा दी तुम्हें इकोनॉमिक्स, लेकिन मैं जल्दीबाजी में नहीं गया। हाँ, ऐसे करना चाहता तो मैं तुम लोगों को जो है वो, हाँ लो, ठीक है, थैंक यू। हाँ, मैं क्लास में, हाँ, तो मैं जल्दी में नहीं था। बहुत सारे ना आरएस वालों ने मेरे को कहा कि सर सीईटी से पहले इको तो करवा दो। अरे भाई, सीईटी में पढ़ी भी इको, वहां तुमसे कोई नहीं पूछेगा कि जीएसटी परिषद के जो है वो संवैधानिक है या वैधानिक है। इतना अंडरस्टूड है वो, 1-2% तो इजी पूछ लेते हैं, फिर बाद में बहुत डिटेल में पूछते हैं। तो आप लोग जो जल्दीबाजी में नहीं करें, हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। राजस्थान पॉलिटी चालू करी है तो इसको खत्म करेंगे बढ़िया तरीके से, और बढ़िया पढ़ेंगे इसके अंदर। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो दोस्तों याद रखें आपके यहाँ पे नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़ जो है वो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, और जे.एंड.के जो है वो जे.एंड.के एंड लद्दाख। तो ये 7 हाई कोर्ट अपने पास ऐसे हैं, 7 हाईकोर्ट अपने पास जो है वो ऐसे हैं। इनको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, कर लोगे याद। आगे बात करें उसके बाद में, सबसे ज्यादा कार्य क्षेत्र वाला हाईकोर्ट कौन सा है। कहां गुरुजी, सबसे ज्यादा कार्य क्षेत्र अगर अपन देख लें राज्य के हिसाब से, तो सर जो है वो ये तो जो है वो गुवाहाटी है। गुवाहाटी है असम हाईकोर्ट, जायज बात है। हाँ, उसके बाद में अगली बात, सबसे बड़ा हाईकोर्ट जो है वो दोस्तों कौन सा है। तो याद रखें सबसे बड़ा हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट। अब यूपी का है तो सबसे बड़ा यही है। हाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी आपके 1866 के अंदर हुई थी। केवल 3 संघ शासित प्रदेशों के अंदर दोस्तों जो है वो आपके हाई कोर्ट है। कौन कौन से में, एक दिल्ली में, एक जे.एंड.के में और एक चंडीगढ़ में। 3 में ही है ना। देखो, दिल्ली में अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली के अंदर जो है वो हाई कोर्ट है। और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो आप याद रखें, दिल्ली के साथ साथ जो है वो आप लोगों को याद आएगा कि चंडीगढ़ के अंदर भी है। क्या दोस्तों, आपके चंडीगढ़ के अंदर भी है, और चंडीगढ़ के साथ साथ जे.एंड.के के पास भी है। 3 ही हमारे यूटी हैं जिनके पास हाई कोर्ट है। हाँ सर, 3 ही है, क्योंकि दादर नागर है और दमन दीव ये तो खुद ही जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में आते हैं। ये तो खुद ही जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में आते हैं। लक्षद्वीप वाला मामला जो है वो दोस्तों आपके जो है वो किस में आता है, केरल हाई कोर्ट में आता है। और जो पुदुचेरी वाला मामला जो है वो मद्रास हाई कोर्ट में है। और अंडमान निकोबार वाला जो मामला है वो दोस्तों आपका जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में है, वो आपका जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में है। और लद्दाख वाला मामला जो है वो जे.एंड.के हाई कोर्ट में है। लद्दाख वाला मामला जे.एंड.के हाई कोर्ट में। चंडीगढ़ में जो है वो हरियाणा और जो है वो पंजाब दोनों आते हैं। तो अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा हाई कोर्ट, ऐसा कौन सा यूटी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है और उसका केवल कार्य क्षेत्र भी केवल एक ही यूनियन टेरिटरी है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि दिल्ली हाईकोर्ट एकमात्र ऐसा हाईकोर्ट है जिसका क्षेत्राधिकार केवल एक ही यूटी तक है,
केवल एक ही भाई, 3 यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है वो आपके हाई कोर्ट है। दिल्ली में भी है, जे-एंड-के में भी है, चंडीगढ़ में भी है। लेकिन जे-एंड-के वाला लद्दाख को भी संभालता है, चंडीगढ़ वाला पंजाब और हरियाणा को भी संभालता है, याद रह जाएगा। तो एकमात्र संघ शासित प्रदेश जिसका स्वयं का हाई कोर्ट है और उसका क्षेत्राधिकार और कहीं नहीं है, तो वो क्या है दोस्तों, आपका दिल्ली। याद रख लेना, हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र एवं शक्ति का निर्धारण संसद करता है और हाई कोर्ट में संख्या जो है उसका डिसीजन राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के अंदर संख्या क्या है उसका डिसीजन राष्ट्रपति करता है। मतलब हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार क्या होगा, अधिकार क्षेत्र क्या होगा, उसकी पावर्स क्या होगी, ये डिसाइड कौन करता है दोस्तों, आपकी पार्लियामेंट करती है। और किसी हाई कोर्ट में कितने लोग होंगे, जैसे राजस्थान हाई कोर्ट में कितने 50 लोग हैं, तो 50 लोग होंगे, ये डिसाइड कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। एकदम सही तरीके से। लास्ट में तुम लोगों को एक भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जैसे आज मैं अगर किसी से पूछ लूं ना कि सर वेतन कहां से आता है, तो वेतन तो राज्य की संचित निधि से आता है। लेकिन पेंशन कहां से आती है, तो पेंशन जो है वो केंद्र की संचित निधि से आती है। पेंशन जो है वो केंद्र की संचित निधि से आती है। हाँ, उसी तरीके से इनका अधिकार क्षेत्र कौन डिसाइड करता है, तो अधिकार क्षेत्र इनका जो है वो कौन डिसाइड करता है, संसद डिसाइड करती है कि कौन से हाईकोर्ट के अंडर में क्या आएगा। लेकिन जो है वो इनके हाईकोर्ट के अंदर है, जज कितने होंगे, जज की संख्या कौन डिसाइड करता है, तो जज की संख्या डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। जज की संख्या कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति साहब करते हैं। कौन करते हैं भाई, राष्ट्रपति साहब करते हैं। याद रह जाए तुम लोगों, पक्की बात। इतनी कहानी किसको समझ में आ गई, फिर इससे आगे चलूं मैं, इससे आगे वाली बात पे चलते हैं, फिर बाद में आगे चर्चा करते हैं। तो आप लोगों को जो है वो हाई कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि हाई कोर्ट एक्ट 1861 में आता है। और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे, और तारीफ आ रही है, रुको, ज्योग्राफी के टीचर बहुत बढ़िया है, पढ़ाते हैं रियली सर, इतना अच्छा कभी नहीं पढ़ा, इतना अच्छा तो सच में बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। बार जार कौन बताओ थे कि था सर्वज्ञ बेचारे हैं, थोड़ा बहुत लिहाज कौन रखो थे, थोड़ा बहुत तो बताया करो देवताओं। इतनी बढ़िया फैकल्टी पढ़ा रही है तुम्हें, एक भी आदमी तुम कंपेयर कर लो ना अगर किसी से, तो तुम ये बोलोगे कि जो है वो आरएस की बेस्ट फैकल्टी आप लोग आज आप पढ़ रहे हो यहाँ पे। तो थोड़ी बहुत तो तारीफ किया करो। सर्वज्ञ बेचारा है, तुम लोगों को मैंने कितनी बार कहा है कि जो आदमी बूस्टर का ध्यान रखेगा, बूस्टर उसका पूरा ध्यान रखेगा। हाँ, तो अपने साथ वालों को देख लो तुम खुद, जो आपको हिंदी राजेंद्र लांबा सर पढ़ा रहे हैं, लोग अफोर्ड नहीं करते उन्हें। अंग्रेजी जो राकेश बाम्बू सर, जिस दिन लोग अफोर्ड नहीं करते, तुम लोग अफोर्ड कर रहे हो। सारे टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, कोई हड़को आदमी कोई था नहीं है। थोड़ा बहुत लग गया तो यहाँ लगे कि मेरी थोड़ी कंटिन्यूटी कम है, और पूरे टीचर बढ़िया बढ़िया तरीकों का कवर करवा रहे हैं, और क्या चाहिए था ना। तो थे जो है ना, मेरी तो रहने दो, थोड़ी बूस्टर की इन्ने भी ने थोड़ी बात कराया करो, और सागाड़ी जनता ने बताया करो कि भाई अगर थे पढ़ रहे हो आरएस के बारे में तो जरूर जो है वो बूस्टर में जुड़ो। तो 7 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी मैं पूछूंगा, रौनक, श्वेता, श्री कृष्ण, सबसे पूछूंगा भाई किस किसने एडमिशन करवाया, तो अपने साथ वालों को जरूर बताना भाई, ठीक है। आगे बात करें तो आगे चर्चा करते हैं। तो ये अपन ने जो फैक्चुअल पोर्शन पढ़ा, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, फैक्चुअल पोर्शन पढ़ा। अब हम अभिलेख न्यायालय की बात करेंगे। अभिलेख न्यायालय क्या होता है दोस्तों, आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है, अभिलेख न्यायालय क्या, इसके ऊपर चर्चा करें, ठीक है, श्योर। चलो तो चर्चा करते हैं। तो 200 आर्टिकल 214 सबको क्लियर है कि एक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। 7वें संविधान संशोधन से कहा कि एक राज्य का जो है वो दोस्तों जो है वो एक हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से भी अधिक हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं अभिलेख न्यायालय होना, इसको डिटेल से पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलते हैं, क्या होता है हाई कोर्ट को हम अभिलेख न्यायालय क्यों बोलते हैं। प्रत्येक हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। प्रत्येक हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा, जिसके तहत उसके पास 2 शक्तियां होंगी। उच्च न्यायालय के जो निर्णय हैं, उच्च न्यायालय की जो कार्यवाही है, उसके कार्यों के जो अभिलेख जो है, कार्य जो है, उनको एक अभिलेख के रूप में साक्ष्य के तौर पर रखा जाएगा। और दोस्तों जो है संदर्भ की तरह अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा उपयोग में लाए जाएंगे। मतलब मान लो एक समान मामले में हाईकोर्ट का अगर डिसीजन हुआ है और हाईकोर्ट ने डिसीजन में उस आदमी को बरी करा हुआ है, तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी बरी करना ही पड़ेगा। वकील बोल दिया साहब देखो हाईकोर्ट का ये डिसीजन आया हुआ है, आपको जो है ये ध्यान देना चाहिए। मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है हाईकोर्ट के डिसीजन
उनकी कार्यवाही, उनके द्वारा किए गए कार्यों को एज ए एविडेंस के तौर पर रखेगा और इन्हें जो है वो दोस्तों रेफरेंस के रूप में यूज करेगा। इन्हें जो है वो क्या करेगा, रेफरेंस के रूप में यूज करेगा। जो आज जो का तकड़ा वकील हुआ है ना, शानदार वकील होते हैं ना, वो मतलब खुद ही कहते हैं थे टेंशन मत लो, मैं इन संभाल लेती हूँ, इस केस में मैं जो है वो ये कर दूंगा, इसमें जो है ये हो जाएगा, इस केस में ये हो जाएगा मामला, आप टेंशन मत लो। क्योंकि वो क्या करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अच्छे अच्छे डिसीजन उनके पास होते हैं। और जब वो वकालत करते हैं तो सीधी सी बात, सर अमुक मामले में इस वाद में हाई कोर्ट ने जो ये कहा है और इसके प्रति जो संलग्न है, अब बाद में क्या करे सबॉर्डिनेट कोर्ट, जायज बात है। तो पहला काम क्या है, उनके द्वारा दिए गए डिसीजन, उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, उनके द्वारा किए गए कार्य जो है वो क्या है दोस्तों, आपके जो अभिलेख के रूप में, और उन्हें जो है वो अधीनस्थ न्यायालय संदर्भ के रूप में यूज लेंगे, एज ए रेफरेंस यूज लेंगे। एकदम क्लियर। चलो फिर आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं। न्यायालय की अवमानना पर उच्च न्यायालय साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों दे सकते हैं। मैं ये इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि मैं अभी तुम्हें ये बता दूं ना, 215 अभिलेख न्यायालय, 215 अभिलेख न्यायालय कोई काम नहीं आएगा। अगला 2 नंबर या 5 नंबर में ये पूछ लेगा, उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है, व्याख्या करो। फिर तुमने तो पढ़ा था 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय, बस तो उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय। फिर उसको अगर अगला 50 वर्ड में पूछ ले, या अगला जो है वो दोस्तों जो है उसे जो है वो 100 वर्ड में भी पूछ ले, तो फिर क्या करो भाई, अगला 50 वर्ड में या 100 वर्ड में पूछ ले तो फिर क्या करो, समस्या है ना। तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लो, और ये एकदम पका पका ऐसा प्रश्न है। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को कि जो है वो उच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और उनके जो कार्य जो है वो एज ए रिकॉर्ड रखे जाएंगे, और सबऑर्डिनेट कोर्ट जब भी काम करेंगे तो उन्हें एज ए रेफरेंस यूज लेंगे को। हाँ ठीक है सर, आप तो बात समझ में आ गई। और अगर इसकी कोई बात नहीं मानते हैं तो ये न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी, जिसके अंदर वो साधारण कारावास या आर्थिक दंड या दोनों देने का अधिकार रखते हैं। तो न्यायालय की अवमानना संविधान में कहीं परिभाषित नहीं है। हाईकोर्ट का अवहेलना एक्ट आया हुआ है, उसके तहत जो है वो दोस्तों जो है वो उन्होंने जो है वो इसको थोड़ा परिभाषित कर रखा है। संविधान में न्यायालय की अवमानना क्या है, हाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, संविधान में कहीं परिभाषित नहीं है। इसके लिए हाईकोर्ट अवहेलना एक्ट आया हुआ है 97, उसके अंदर बताया हुआ है कि अवहेलना क्या होती है। अब ये प्रश्न आ जाए तो न्यायालय की अवमानना से आप क्या मानते हैं, आ सकता है क्या? लगता नहीं है तुम्हें, मेंस में पूछ सकता है, जिस दिन पूछ लिया उस दिन जनता बैठ रहेगी, हाँ ये तो पढ़ा था न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। लेकिन न्यायालय की अवमानना क्या होती है ये क्या पता गुरु जी, वो तो इतनी तो डिटेल में पढ़ेगा नहीं। तो एक बार ही पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ लो, मेरे को भी बार बार नहीं पढ़ानी पॉलिटी, तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लें कि भाई जो है वो न्यायालय की अवमानना से क्या तात्पर्य है, अवहेलना से क्या तात्पर्य है। तो आपका हाईकोर्ट अवहेलना एक्ट 1971 ये कहता है कि न्यायालय की अवमानना जो है वो 2 प्रकार की हो सकती है। हाँ, सिविल अवमानना, जब सिविल कोर्ट जो आपके दोस्तों जो है वो अवहेलना के बारे में बात करें तो उसका तात्पर्य क्या है, न्यायालय के किसी भी निर्णय आदेश का पालन ना करना। कि मान लो किसी को बोला कि भी उपस्थित हो जाओ, हाँ वो नहीं है, किसी को बोला किसी का डिसीजन दिया गया तो उसको अंदर जो है वो उसके निर्णय या आदेश की पालना नहीं करना, तो सिविल अवमानना है। आपराधिक अवमानना क्या है, न्यायालय के मामलों का गलत प्रकाशन करना, न्यायालय के कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, न्यायिक प्रशासन में अवरोध डालना, इसे बोलते हैं आपराधिक अवमानना। हाँ, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट पढ़ते हो ना तुम लोग कि जो है वो न्यायालय की अवमानना, तो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और दोनों में तुम लोगों को समझा रहा हूं कि सबसे पहली चीज तो क्या है, आर्टिकल 215 क्या कहता है। आर्टिकल 215 ये कहता है कि दोस्तों जो है वो हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाईकोर्ट जो है वो दोस्तों एक अभिलेख न्यायालय होगा, हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका मतलब उसके द्वारा दिए गए जितने भी निर्णय हैं वो निर्णय दोस्तों जो है वो साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे, मतलब उनका रिकॉर्ड रखा जाएगा, और रिकॉर्ड रखने के साथ साथ उनका रेफरेंस लिया जाएगा, उनका रेफरेंस या संदर्भ लिया जाएगा, किन के द्वारा, अधीनस्थ कोर्ट के द्वारा। ये तो बात समझ में आ गई, ये तो बात समझ में आ गई, अधीनस्थ कोर्ट के द्वारा, ये तो बात समझ में आ गई। इतनी बात क्लियर है कि हाईकोर्ट जो है वो एक अभिलेख न्यायालय होगा, मतलब उसके द्वारा
उसके द्वारा दिए गए निर्णय एज ए रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किए जाएंगे, और जब सबऑर्डिनेट कोर्ट काम करेगा तो उन्हें एज ए रेफरेंस लेगा। मतलब उनके लिए ये जो है वो एक तरीके से कानून है, उनके द्वारा ये क्या है, कानून है। अब अगर कोई नहीं मानता उनकी बात है तो इस कंडीशन में बात आती है कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है, न्यायालय की अवमानना, ये शब्द आता है न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की जो है वो दोस्तों अवमानना। अब अगर ये आपसे मेंस में पूछ लिया जाए कि न्यायालय की अवमानना, तो इस कंडीशन के अंदर दोस्तों आप क्या लिखेंगे, इस कंडीशन में क्या लिखेंगे भाई? अगर कोई नहीं मानता तो न्यायालय की अवमानना है, और उस कंडीशन के अंदर न्यायालय जो है वो कारावास भी दे सकता है और आर्थिक दंड भी दे सकता है। कारावास है और आर्थिक दंड भी दे सकता है, आर्थिक दंड भी दे सकता है, या दोनों दे सकता है। देखो अब पढ़ाने में इसलिए ज्यादा मजा आएगा कि अब सीट नहीं है, और मैं चाहे कितना ही धीरे चलूं लेकिन बार बार परेशान करने वाले हो, चाहे मेरे दिमाग में भी रहती है, सबको दे के आना था, दे के आना था। तो पिछले एक महीने में जितने भी हम पढ़े उसमें बस ये था कि आप एक मतलब दिमाग में चलता था कि इनका सीईटी का भी पेपर है। अब मेरे नहीं चलता। अब मेरे क्यों नहीं चलता? क्योंकि अब मुझे पता है कि इनको आरएस मेंस देना है। मैं आरएस प्री के अनुसार फिर नहीं चल रहा हूँ। मेरा एक भी विद्यार्थी ये ना सोचे कि उसके आरएस प्री क्लियर नहीं होगा। अगर बूस्टर पे 4 महीने जी लगा के पढ़ लिए, रिवीजन कर लेना, तुम्हारा प्री क्लियर होगा और तुम लोग वापस मेंस में मुझसे पॉलिटी नहीं पढ़ोगे। हाँ, ये याद रख लेना, वापस मेंस में तुम मुझसे पॉलिटी नहीं पढ़ोगे। मैं तुम्हें अभी इस स्तर से, मैंने देखो जितने भी आपको गवर्नर का टॉपिक पढ़ाया कंप्लीट मैंने से जो है दोस्तों याद करवाया। हाँ, उगंता जी कह रहे हैं कि प्री की टेस्ट सीरीज हमसे नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आगे वाले टेस्ट दे लेना, जब सिलेबस पूरा हो जाए तो वापस दे लेना, मना थोड़ी कर रहा है आपको कोई। हाँ, तो अभी से हम इस तरीके से मेंस के अनुसार पढ़ रहे हैं ताकि जो है ना दोबारा बाद में दिक्कत नहीं है। तो न्यायालय की अवमानना का मतलब है, सिविल मामले के अंदर न्यायालय की अवमानना तब मानी जाती है जब दोस्तों जो है वो न्यायालय की किसी निर्णय की पालना ना हो। न्यायालय के किसी निर्णय की पालना अगर नहीं है तो तब तो वो सिविल अवमानना है। और आपराधिक अवमानना क्या है? आपराधिक अवमानना जो है वो दोस्तों किसे माना है हाईकोर्ट ने? आपराधिक अवमानना से तात्पर्य है या तो मामले का प्रकाशन गलत कर दिया, कोई मीडिया में गलत छाप दे, मामला का जो है वो मामले का गलत प्रकाशन, या कहीं यहाँ गलत है, कि न्यायालय के कार्यवाही में हस्तक्षेप कर दे, न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप करे, या न्यायिक प्रशासन में गतिरोध उत्पन्न कर रहे हो, तो इसे हम जो है आपराधिक मामला। तभी कभी कभी कहते हो ना, हाँ जज साहब कहते हैं ना, ध्यान से वकील साहब आप न्यायालय की अवमानना, आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट चलाया जा सकता है, हाउ डेयर यू, सुनते हो कभी कभी? हाँ, आपके जज साहब कभी कभी नहीं कह देते हैं? कभी कभी कोई वकील जो है वो बहुत भारी आर्ग्यूमेंट में जाते जाते जज साहब से ही जो है वो भारी आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है, तो फिर जज साहब नहीं कहते उन्हें हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम न्यायालय की अवमानना कर रहे हो? तो तभी तो कहते हैं ये शब्द, हिंदी फिल्मों में तुम लोग नहीं देखते ही है, तो बस ये वही तो है न्यायालय की अवमानना। तो अगर आप न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं, या मामले का गलत प्रकाशन कर रहे हैं, तो आपराधिक रूप से न्यायालय की अवमानना है। और सिविल अवमानना का मतलब है न्यायालय की जो है वो जो निर्णय है या उनकी जो कार्यवाही है उनका पालना न करना। ये आपके 2 आर्टिकल है, ये आपके 2 आर्टिकल है, और 2 बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। हाँ, और आप लोगों को क्या याद रखना है 2 आर्टिकल के बाद में? तीसरा आर्टिकल क्या है? 216 उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन आप लोग याद रखें, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश होंगे जो राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकता अनुसार जो है वो दोस्तों जो नियुक्त किए जाएंगे। मतलब यहां न्यायाधीशों की संख्या के बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ। कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति डिसाइड करता है। तो हाईकोर्ट का जो गठन होगा वो एक आपके मुख्य न्यायाधीश से और अन्य न्यायाधीशों से होगा, और दोस्तों समय समय पर उनकी नियुक्ति की जाएगी, और इनकी संख्या क्या होगी ये डिसाइड कौन करते हैं दोस्तों? आपके यहाँ पे उनकी संख्या का डिसीजन राष्ट्रपति लेते हैं। उनकी संख्या का डिसीजन कौन लेते हैं? राष्ट्रपति लेते हैं। कौन लेते हैं? राष्ट्रपति लेते हैं। अब दोस्तों आपका आर्टिकल आता है हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों
न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं उनके पद की शर्तें, लेकिन इसके ऊपर तो चर्चा हम डिटेल से करेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ कि जो आपको 1861 में जो एक्ट आया वो पता है ना? उसके बाद में दोस्तों आपको जो है वो कलकत्ता के बाद में बॉम्बे के बाद में दोस्तों आपका जो है वो मद्रास, ये तीनों पता है ना 1862 में। फिर बाद में 1866 में जो है वो दोस्तों आपका इलाहाबाद पता है ना आपको? इलाहाबाद जो है वो पता है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और स्वतंत्रता के समय आपके जो है वो 11, वर्तमान में 25 है, और 1 जनवरी 2019 को गुवाहाटी आपका अमरावती हाईकोर्ट की स्थापना हुई, ये भी पता है ना? बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बात करते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट जो है उसके अंदर दोस्तों अंडमान निकोबार भी आता है, होय गुरुजी पता है। और आपका केरल हाईकोर्ट है उसमें दोस्तों लक्षद्वीप भी आता है। हाँ, मद्रास हाईकोर्ट के अंदर तमिलनाडु के साथ साथ पुदुचेरी भी आता है, सही बात है। और उसके साथ साथ दोस्तों आपका बॉम्बे हाईकोर्ट जो है उसके अंदर महाराष्ट्र के साथ गोवा के साथ दमन दीव प्लस दादर नागर हवेली भी जो है वो आती है, याद रह जाएगा तुम लोगों को। उसके अलावा गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर दोस्तों आपका असम भी आता है, असम के साथ नागालैंड भी आता है, नागालैंड के साथ मिजोरम भी आता है, और मिजोरम के साथ दोस्तों जो है वो अरुणाचल प्रदेश भी आता है। क्या आता है? अरुणाचल भी आता है। चंडीगढ़ हाईकोर्ट के अंदर चंडीगढ़ खुद पंजाब और हरियाणा आता है, और उसके साथ साथ याद रख लेना आप जे.एंड.के हाईकोर्ट जो है उसके अंदर दोस्तों आपका जो है वो जे.एंड.के एंड लद्दाख आता है। क्लियर? और आर्टिकल 214 क्या कहता है? आर्टिकल 214 जो है ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसमें प्रोविजन कर दिया गया। 215 क्या कहता है कि अब हाईकोर्ट जो है वो अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। और 216 के अंदर हाईकोर्ट का गठन संख्या कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे बात समझ में? इससे आगे 8 बजे अब यूट्यूब पे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे फिर। ऑल क्लियर? क्योंकि आज क्या बार बार लाइट जा रही है, तो बिना ऐसी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है काम। हाँ, तो मैं जस्ट ऑफिस से आते ही तुम लोगों को पढ़ा दिया मैंने। आया आनंद? ऐसे पढ़े? क्लियर? तो आज हम लोग जो है ना यूट्यूब पे जो है वो पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि और कितना डिटेल से पढ़ना चाहिए। तो कौन कौन तैयार है? सारे आ रहे हो? 8 बजे फिक्स आ जाना, अभी खाना खा लो। आज हम लोगों को 2 से सवा 2 घंटे जो है लगेंगे। 75 क्वेश्चन है, 6 पेपर है, 10-12 टोटल 70 क्वेश्चन है, और 70% जो है वो दोस्तों हम लोग कवर करेंगे। तो सब के सब 8 बजे एग्जैक्ट आ जाना। देखते हैं कि तुम लोगों ने इंडियन पॉलिटी भी पढ़ी भी है, तो देखते हैं कितने % कर सकते हो आप। हाँ, इंग्लिश में पीटी मुकुंदा जी आ रही है ना? आयोग की आ गई, गवर्नर की आ जाएगी, हाईकोर्ट की भी जैसे हिंदी की देंगे उस समय इंग्लिश की भी दे देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।